Hello everyone. Today we are discussing about repair of fracture. ये हमारा ओसिफिकेशन का फोर्थ प्रिंसिपल है. प्रीवियसली में हमने 3 ओसिफिकेशन प्रिंसिपल देखे थे. आज हम फ्रैक्चर कैसे हीलिंग प्रोसेस से गुजरती है बोन, तो उसको देखेंगे. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमेटोमा. फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमेटोमा के अंदर होता क्या है, जैसे ही अपनी बोन की डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी बोन का ब्रेकडाउन होता है, तो वो आसपास के टिश्यू को भी क्या करता है, डैमेज करता है. और डैमेज करने की वजह से वहां पर ब्लड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है. अब जो ब्लड लीकेज हुआ है, तो जाहिर सी बात है जहां पर बोन के फ्रैगमेंट बने हैं वहीं पर वो एक्यूमुलेट होता है. तो ब्लड वहां पर एक्यूमुलेट होता है और एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पर हेमेटोमा का फॉर्मेशन होता है. तो हम हेमेटोमा को बोल सकते हैं ए मास लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्यूमुलेट अराउंड द बोन फ्रैगमेंट इज कॉल्ड हेमेटोमा. जैसे ये हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स जो पाई जाती हैं वो ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर देती हैं. यानी यहां पर ब्लड सप्लाई अब स्टॉप हो चुकी है. जैसे ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है तो वहां पर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. यानी अब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुका है. जैसे स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, तो हमारी जो फेगोसाइट सेल्स हैं, सेल्स जनरली हम न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, तो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस वहां पर आती हैं और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को पूरा करना स्टार्ट कर देती हैं. उसी जगह पर ओस्टियोक्लास्ट भी अपना फंक्शन करती है. ओस्टियोक्लास्ट सेल भी क्या करती है, जो डेड डेब्रिस बन चुके हैं, यानी जो डेड सेल्स हो चुकी हैं, उनको डाइजेस्ट करना या डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देती है. तो फेगोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स वहां पर डेड टिश्यू का रिजॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती है. ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को सेवरल वीक्स लगते हैं. वहीं अगर हेमेटोमा बनने के बाद में और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन की अगर प्रोसेस होती है, तो जनरली ये 6 to 8 आवर के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. अब हम बात करते हैं ये जो हेमेटोमा बना है, फ्रैक्चर हेमेटोमा बना है, इसके बाद क्या प्रोसेस होती है. तो इसके बाद में सेकेंड जो प्रोसेस होती है वो होती है फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस का फॉर्मेशन होना. फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस का फॉर्मेशन होना, इसमें जनरली 2 सेल्स काम करती हैं. वन इज दी फाइब्रोब्लास्ट एंड सेकेंड इज दी कॉन्ड्रोब्लास्ट. ये दोनों सेल्स जनरली आपकी पेरिओस्टियम लेयर से इन्वेड होती हैं. जो पेरिओस्टियम लेयर है वहां से इन्वेड होती है. और जहां पर फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है, कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करती है. किसका फॉर्मेशन करती है? कोलेजन फाइबर का. जबकि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करेगी? कॉन्ड्रोब्लास्ट करती है फाइब्रोकार्टिलेज का फॉर्मेशन.
और कोलेजन फाइबर मिलकर एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस का फॉर्मेशन करते हैं और यही कैलस सॉफ्ट कैलस कहलाता है। इस प्रकार से दोनों सेल्स फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है ये लगभग 3 to 4 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब जो आता है इसके बाद में वो आता है बोनी कैलस का फॉर्मेशन होना। बोनी कैलस का फॉर्मेशन होना, तो बोनी कैलस का कैसे फॉर्मेशन होता है? हमने अभी तक फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट देखी हैं, लेकिन जहां पर फ्रैक्चर साइट होती है यानी फ्रैगमेंट होता है उसके आसपास कुछ हेल्दी बोन टिश्यू होते हैं। वो हेल्दी बोन टिश्यू क्या करते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल को प्रमोट करते हैं। अब आपके सामने ओस्टियोब्लास्ट सेल है जिसको हम जानते हैं जो ब्लास्ट सेल्स होती है वो जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं और स्पंजी ट्रेबिकुलाई का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जनरली क्या करेगी? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती है जो जनरली बोनी होता है, बोनी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती है। साथ के साथ क्या करती है? ये ओस्टियोब्लास्ट आपकी बोन ट्रेबिकुलाई का फॉर्मेशन करती है, बोनी ट्रेबिकुलाई का फॉर्मेशन करती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बोनी ट्रेबिकुलाई ये जनरली क्या करते हैं? जो आपका फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस जो फॉर्मेशन होता है उसको धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट कर देती हैं? बोनी कैलस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। पहले वाला जो कैलस था वो सॉफ्ट कैलस था, लेकिन अब जो कैलस था वो कॉम्पैक्ट कैलस के रूप में होता है और ये सेवरल मंथ, लगभग 3 to 4 मंथ तक ये प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। बोनी कैलस के बाद में आपकी 4th स्टेज आती है जिसको हम जानते हैं रिमॉडलिंग के रूप में। रिमॉडलिंग क्या होता है? जितना भी आपका बोनी कैलस का फॉर्मेशन हुआ है उसके चारों तरफ जितना भी डेब्रिसमेंट है उन सभी को ये ओस्टियोक्लास्ट सेल के थ्रू रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। और हमें पता है कि ओस्टियोक्लास्ट जब रिजॉल्व करती है तो वो बोन एज ए हेल्दी बोन दिखाई देती है और वहां पर फ्रैक्चर की साइट हमें रेडियो एक्सरे इमेज से भी नहीं पता चलता है, लेकिन जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर थिकनेस का हमें पता चलता है। ये जो लेती है ये लगभग 6 to 7 मंथ तक का टाइम ड्यूरेशन ले सकती है और जो ये रिमॉडलिंग करती है तो इसके साथ में ही कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस और अदर मिनरल्स का डिपोजिशन स्टार्ट होता है। लेकिन जो ये डिपोजिशन स्टार्ट होता है ये ग्रेजुअली होता है और धीरे धीरे होता है, जिससे बोन के अंदर स्ट्रेंथनेस वापस से आ जाती है। इस तरीके से आपकी फ्रैक्चर्ड बोन है वो हीलिंग करती है और एक फ्रैक्चर बोन के अंदर ओसिफिकेशन इस प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें से आपको पहली फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हिमेटोमा होता है। जैसे ही हिमेटोमा बनता है तो फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस का फॉर्मेशन होता है और फिर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस है उसे ओस्टियोब्लास्ट सेल बोनी कैलस का फॉर्मेशन कर देती है और बोनी कैलस फॉर्मेशन होने के बाद में वहां पर बहुत सारे डेब्रिसमेंट होते हैं, उनको ओस्टियोब्लास्ट सेल रिजॉल्व करके एक हेल्दी बोन का फॉर्मेशन कर देती है। इस प्रकार से ये फ्रैक्चर का रिपेयरमेंट होता है।
तो हमारा ओसिफिकेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग